Hello viewers, I am Fronica ma'am. Today I am going to discuss class 9 chapter number 1 story of village Palampur its part 2. अगर आपको इससे पहले की मेरी वीडियो देखनी है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां से भी जाकर जितना अब तक मैंने इस चैप्टर को पढ़ाया है, आई थिंक मैंने टिल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन तक ये चैप्टर पढ़ा दिया है। वहां तक आपको ये जो चैप्टर है जो ये मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया है, इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां तक ये चैप्टर आपको मिल जाएगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट, फार्मिंग इन पालमपुर। हमें यहाँ से इस चैप्टर को पढ़ना है। फार्मिंग इन पालमपुर मतलब पालमपुर में खेती बाड़ी कैसे होती है, फार्मिंग। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इज लैंड इज फिक्स्ड। लैंड जो है फिक्स्ड है, मतलब कहने का मतलब ये है जो पालमपुर में लोग खेती बाड़ी करते हैं उनके पास जो जमीन है वो अपनी फिक्स्ड लैंड है कि मान लीजिए या तो 2 हेक्टेयर लैंड है उनके पास या 4 हेक्टेयर लैंड है। जो उनकी लैंड है वो एक तरह की फिक्स्ड है। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। वहाँ के लोग, मैंने आपको पहले भी बताया था कि फार्मिंग करते हैं इन पालमपुर। 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जो भी उन्हें चाहिए होता है, तो वहाँ के गांव के जो लोग हैं वो 75 लोग जो हैं वो टोटली फार्मिंग ही करते हैं। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स। वो खुद किसान भी हो सकते हैं या किसी जमींदार की जमीन पर वो काम कर रहे हैं एज अ फार्म लेबरर। The well-being of these people is closely related to production on the farms. उन लोगों का मेन मोटिव क्या होता है? काम करना, खेतों में क्या करना? प्रोडक्शन करना और क्रॉप को प्रोड्यूस करना। बट रिमेंबर दैट देयर इज अ बेसिक कंस्ट्रेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन। लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज पर्टिकुलरली फिक्स्ड। जितना भी वो कल्टीवेशन करते हैं, जितनी भी उनकी लैंड जो है वो फिक्स्ड है, मतलब 2 हेक्टेयर्स की अगर उनकी लैंड है या 4 हेक्टेयर्स की लैंड है, वो उसी में क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे हैं। सिंस 1960 इन पालमपुर देयर हैज बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन। मतलब कहने का मतलब ये है कि वहां पर 1960 के बाद जितनी भी लैंड है लोग उसी में अपनी ही लैंड पर खेती बाड़ी करते हैं। बाय देन some of the wasteland in the village have been converted to cultivated land। मतलब वहां पर जितनी भी वेस्ट लैंड है, जो बेकार पड़ी हुई है जमीन, उनको गांव के लोगों ने किसमें कन्वर्ट कर दिया है? कल्टीवेबल लैंड में। मतलब वहां पर भी अब खेती बाड़ी हो सकती है। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन। मतलब हर इंसान के पास अपनी प्रॉपर लैंड है और वहां पर प्रॉपर खेती बाड़ी होती है। अब एक क्वेश्चन आता है पेपर में। ये क्वेश्चन आप किसी भी स्कूल में हो या किसी भी एग्जाम को आप दे रहे हो या कोई गवर्नमेंट पेपर आप दे रहे हो, ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड। इसमें भी दे रखा है द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टेयर। किसी भी लैंड को अगर हम मेजर करते हैं तो हम कितने में मेजर करते हैं, कैसे मेजर करते हैं? उसे हम हेक्टेयर में मेजर करते हैं। इस बॉक्स में से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, वेदर यू आर इन विच स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल और अ प्राइवेट स्कूल, वट एवर यूर स्कूल, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाएगा एमसीक्यू में। नेक्स्ट, सेकेंड जो पॉइंट है, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। क्या कोई और तरीका भी है कि हम एक ही जमीन से या एक ही लैंड से एक से ज्यादा क्रॉप्स उगा सकते हैं? पालमपुर के लोग ऐसा करते थे, जब भी तो ये दे रखा है। इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज अवेलेबल, पालमपुर would resemble a village of the western part of the state of the यूपी। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, ये एक इमेजिनरी विलेज है, ऐसा विलेज आपको नहीं देखने को मिलेगा, ये खुद हमने बनाया है विलेज, दैट इज अ पालमपुर। और इसे कहाँ बताया गया है? यूपी। यूपी की कैपिटल आप जानते होंगे, व्हिच इज द कैपिटल ऑफ यूपी, इट्स लखनऊ। तो ये यूपी के वेस्ट पार्ट में ये गाँव शो दिखाया गया है। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर। मैंने आपको अभी बताया जितनी भी लैंड है वहां पर सब पर खेती बाड़ी होती है। नो लैंड इज लेफ्ट आइडियल। वहां कोई जगह जो है खाली नहीं है, हर जगह पर वहां खेती बाड़ी होती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन मतलब खारिफ क्रॉप्स के टाइम पर वहां के लोग क्या उगाते हैं? ज्वार एंड बाजरा।
और इन सब का इस्तेमाल कहाँ होता है? कैटल्स को फीड करने में। मतलब जो वहाँ पे जो लोग पालतू जानवर पालते होंगे ना, कैटल्स में जो होते हैं शीप वगैरह, गॉट वगैरह, काव, बफेलो, जो भी है, तो उनकी कैटल फीडिंग में ये सब चीजों का इस्तेमाल होता है, उनको चारे के तौर पे खिलाया जाता है। इट इज फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो। पालमपुर के लोग पोटैटो की भी, आलू की भी खेती बाड़ी करते हैं। और कब करते हैं? अक्टूबर और दिसंबर के मौसम में। इन द विंटर सीजन, राबी क्रॉप्स के टाइम पर वहां के लोग क्या उगाते हैं? गेहूं उगाते हैं। फ्रॉम द wheat produced, farmer keep enough wheat for the family consumption and sell the surplus wheat at the market at रायगंज। मैंने आपको बताया ही था कि पालमपुर गांव के आसपास जो है उनके नेबरिंग विलेज थे, नेबरिंग जो टाउन सिटीज थी, दैट इज रायगंज एंड शाहपुर। तो जितनी भी उन्हें फसल अपने घर के लिए रखनी होती थी, अपने जरूरत के हिसाब से अपनी जितनी फसल रखनी होती थी वो रख लेते थे। उसके बाद में बची हुई फसल को, सरप्लस गेहूं को, वो मार्केट में जाके बेचते थे। कहाँ की मार्केट में? रायगंज में। A part of the land area is also devoted to sugar cane, which is harvested once every year. एक साल में वो एक बारी शुगर केन, गन्ने की फसल उगाते थे और उसका गन्ने को तो वो सेल आउट करते ही करते थे, लेकिन गन्ने से वो क्या बनाते थे? जगरी। जगरी माने होता है गुड़। वो कहाँ सेल करते थे? ट्रेडर्स को करते थे। और कहाँ पर? शाहपुर। ओके, उन्हीं के नियर बाय विलेज के आसपास एक टाउन था शाहपुर, वहां पर शुगर केन से जो निकलता है गुड़, उसको बना के सेल आउट किया जाता था। द मेन रीजन वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर इन अ पालमपुर, क्यों वहां के लोग एक साथ इतनी फसलें उगा पाते थे एक ही जमीन पर? इसका मेन कारण था कि उस गांव में वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन था। वाटर फैसिलिटीज वहां के गांव की बहुत अच्छी वेल डेवलप्ड थी। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर, वहां बिजली की भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसपोर्ट द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। मैंने आपको बताया था कभी उस गांव के लोग पर्शियन व्हील का इस्तेमाल करते थे, उनसे पानी को निकाला जाता था और खेतों में ड्रॉन किया जाता था या खेती बाड़ी करी जाती थी। लेकिन अब लोगों ने क्या लगा लिया है? हर घर के लोगों ने वहां पे इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स लगा लिए हैं। कुड पीपल सॉ दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबलेट्स कुड irrigate much larger area of land more effectively। पहले जहां पर्शियन व्हील से पानी को खींचा जाता था और खेतों में उन पानी को पहुंचाया जाता था, अब वहां के गांव के लोगों ने इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स लगा लिए हैं और उनसे उनका उत्पादन जो है, किसी भी चीज का जो वो चीज बना रहे हैं या उगा रहे हैं, वीट उगा रहे हैं, जैगरी उगा रहे हैं, शुगर केन उगा रहे हैं, पोटैटो उगा रहे हैं, तो उसका प्रोडक्शन काफी गुना बढ़ गया है। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट। स्टार्टिंग में तो कुछ ट्यूबवेल्स जो थे वो सरकार ने लगा दिए थे। सून हाउएवर फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स। अब वहां के किसान जो है वो खुद अपने प्राइवेट ट्यूबवेल्स लगाते हैं। एज अ रिजल्ट बाय मिड 1970s के टाइम पे जो था, द इंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर वॉज इरिगेटेड। अब वहां पर कोई पानी की समस्या नहीं है। ओके, to grow this paragraph is not so important in blue box, this questions इसमें से नहीं पूछा जाएगा आपसे। to grow more than one crop on a piece of land, एक से ज्यादा क्रॉप को उगाना एक ही जमीन पर एक साल में, उसे हम बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। इट इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। ये एक सबसे पहला मेथड है कि जिससे आपका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि आप एक साथ कितनी सारी फसलें उगा रहे हो एक ही जमीन पर। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स। पालमपुर के किसान जो थे कम से कम 2 क्रॉप्स उगाते थे। मैनी आर ग्रोइंग पोटैटोज एज द थर्ड क्रॉप इन द पास्ट 15 to 20 ईयर्स। वहां के ज्यादातर लोग तीसरी क्रॉप में किसका उत्पादन सबसे ज्यादा करते थे? पोटैटो। और ये क्वेश्चन आता है आपके पेपर में कि वहां के लोग कौन कौन सी फसलें उगाते थे? वीट, बाजरा, शुगर केन एंड पोटैटो। ये देखिए आपको पिक्चर भी दिखा रखी है। ओके, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। Yes, here is it. You have seen that one way of increasing production from the same land. अभी मैंने आपको बताया
कि एक तरह का तो प्रोडक्शन किया था उन्होंने कि वो एक ही जमीन पर बहुत सारी फसलें उगाते थे जिनसे उनका प्रोडक्शन काफी बढ़ जाता था, फसलों का उत्पादन बढ़ जाता था। तो पहला तरीका था मल्टीपल क्रॉपिंग। दूसरा उन्होंने क्या इस्तेमाल किया, मॉडर्न फार्मिंग मेथड, और उसमें उन्होंने क्या इस्तेमाल किया, ग्रीन रेवोल्यूशन, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स फॉर हायर यील्ड, जिनसे उनका उत्पादन 10 गुना बढ़ गया या 3 गुना बढ़ गया। कैसे बढ़ गया, वो अपने आप तो नहीं बढ़ गया, क्या किया उन्होंने ऐसा कि उनका उत्पादन जो थोड़ा सा था वो इतना ज्यादा बढ़ गया उनके क्रॉप्स का। Yield is measured as crop produced on a given piece of land during a single season. Till the mid 1960s के टाइम की बात है, the seeds used in cultivation were traditional ones with relatively raw yields. 1960 तक उनके जो गांव में जो थे वो ट्रेडिशनल सीड्स का इस्तेमाल होता था। अब वहां पर क्या है, सिस्टम बदल गया है। आफ्टर 1960 के बाद वहां पर ट्रेडिशनल सीड्स का इस्तेमाल नहीं होता। अब वहां पर HYV सीड्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब का इस्तेमाल होता है। देखिए लिखा भी है, ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन। जो पहले वहां पर जो ट्रेडिशनल सीड्स, पुराने टाइप के जो बीजों का इस्तेमाल होता था, उनमें पानी की कम जरूरत होती थी। फार्मर यूज्ड काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते थे। ऑल दीज वर रेडिली अवेलेबल विद द फार्मर्स हु डिड नॉट हैव टू बाय देम। अब अभी भी भारत में लोग जो इन चीजों को अफोर्ड नहीं कर पाते, HYV सीड्स का इस्तेमाल नहीं कर पाते, अभी भी वो लोग काउ डंग को एज अ नेचुरल मैन्योर, फर्टिलाइजर, इन सब का ही इस्तेमाल करते हैं। ट्रेडिशनल सीड से अभी भी कुछ किसान हैं आपके भारत में जो खेती बाड़ी करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे किसान ऐसे हैं, मोस्टली पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स ऐसे हैं जो इनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और ग्रीन रेवोल्यूशन का आपने बहुत बारी नाम सुना होगा, हरित क्रांति के नाम से बहुत फेमस था। 1960 में आई थी आपके देश में यह हरित क्रांति। इससे गेहूं और चावल का उत्पादन 10 गुना बढ़ गया था, काफी लार्ज अमाउंट में उत्पादन को बढ़ाया गया था। और इनमें HYV सीड्स, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया था। पंजाब हरियाणा के लोगों को बहुत फायदा हुआ था, और सबसे ज्यादा फायदा जो था वो इन्हीं राज्यों को सबसे ज्यादा हुआ था। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, तमिलनाडु, इन सब राज्यों के लोगों को सबसे ज्यादा इन चीजों से फायदा हुआ था। अब देखिए आप पढ़ेंगे भी, द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द लेट 1960s, ये पेपर में पूछा जाता है कब आया था। इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर टू कल्टीवेट ऑफ व्हीट एंड राइस, ये मैंने भी आपको बताया, गेहूं और चावल का। किसका इस्तेमाल करके, HYV सीड्स का इस्तेमाल करके। अगर आप इसका ट्रेडिशनल सीड से कंपेयर करो, कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड्स, द HYV सीड्स प्रॉमिस टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन ऑन अ सिंगल प्लांट। आपका एक लैंड है, मान लीजिए आपके पास 4 हेक्टेयर का लैंड है, आप उसमें कोई भी फसल उगा रहे हो, राइस या व्हीट, गेहूं की फसल उगा रहे हो, तो उसमें अगर आप इन सीड्स का इस्तेमाल करते हो, जो उत्पादन पहले 20 क्विंटल होता था या 100 क्विंटल होता था, अब वो सीधा 500 क्विंटल होने लग गया इन बीजों के इस्तेमाल से। As a result, the same piece of land would now produce far larger quantities of food grain than was possible earlier. पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन इस रेवोल्यूशन के आने से प्रोडक्शन 10 गुना बढ़ गया है। HYV seeds, however, needed plenty of water. इसके लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, and also chemical fertilizers. देखिए दिखा भी रखा है आपकी NCERT बुक्स में कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड में हम किन किन चीजों का इस्तेमाल करते थे। ट्रैक्टर्स, HYV सीड्स, फर्टिलाइजर, यूरिया जिसे आप बोलते हैं, पेस्टिसाइड्स, इलेक्ट्रिसिटी, पंप सेट्स, कैनाल्स, इरिगेशन। तो इरिगेशन के अंदर क्या क्या आता है, कैनाल्स, पंप सेट, इलेक्ट्रिसिटी, डैम, ये सब इरिगेशन के अंदर आता है। डीजल, फार्म मशीनरी, HYV सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, तो इन सब चीजों का इस्तेमाल करते थे यहाँ के। और आज 90% जो फार्मर्स हैं इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं। अब आगे देखिए क्या हुआ, पेस्टिसाइड्स टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट, हायर यील्ड वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कैसे पॉसिबल था, फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ, किसकी मदद से, HYV सीड्स, बेटर वाटर फैसिलिटीज, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा।
और अभी मैंने आपको बताया फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। ऐसे कौन से राज्य हैं भारत के जिन्होंने सबसे पहले HYV सीड्स का इस्तेमाल किया, ग्रीन रेवोल्यूशन को अपने स्टेट में लाए? दैट इज पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी। द फार्मर इन दीज रीजन सेट अप ट्यूब वेल्स। इन्होंने अपने स्टेट में ट्यूब वेल्स लगाए, अपने क्रॉप्स में ट्यूब वेल्स लगाए पानी के लिए, एंड मेड यूज ऑफ HYV सीड्स का इस्तेमाल किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया एंड पेस्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल किया। सम ऑफ देम बॉट फार्म मशीनरी, ट्रैक्टर, थ्रेशर्स विच मेड प्लॉगिंग एंड हार्वेस्टिंग फार्डर। जिससे जो आप करते हो हार्वेस्टिंग वगैरह वो तेजी से होने लग गई। दे वर रिवार्डेड विद हाई यील्ड ऑफ वीट्स। इनसे इनके गेहूं का प्रोडक्शन काफी गुना बढ़ गया। इन पालमपुर द यील्ड ऑफ व्हीट ग्रो फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेराइटीज वॉज। इसमें बता रखा है कि जब हम ट्रेडिशनल सीड्स का इस्तेमाल करते थे पालमपुर के गांव के लोग, तो सिर्फ गेहूं का उत्पादन जो था 1300 किलो बढ़ा था पर हेक्टेयर। लेकिन इन बीजों के इस्तेमाल से, किन बीजों के इस्तेमाल से? HYV सीड्स के बीजों के इस्तेमाल से प्रोडक्शन 3200 किलो हेक्टेयर बढ़ गया। देयर वॉज अ लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट। गेहूं के उत्पादन में 10 मतलब काफी गुना इंक्रीमेंट हो गया। फार्मर्स नाउ हैड ग्रेन अमाउंट ऑफ सरप्लस वीट। और अब उनके पास इतना ज्यादा वीट था कि वो उसे मार्केट तक में सेल कर सकते थे। आई थिंक आपको मैंने जितना बताया होगा आपको क्लियर हुआ होगा। आगे का वीडियो जो है, आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इससे पहले वाला वीडियो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। जितना भी मैंने पढ़ाया है, जो मैंने आज पढ़ाया उससे पहले का, वो आप सबको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में दिख जाएगा। ओके, थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।